सूर्या हांसदा का जो मामला था, लगातार उस मामले को हम उठा रहे हैं, आपका चैनल भी उठा रहा है। और भाजपा की तरफ से जो कुछ भी हो सकता है, एक आदिवासी जो नेता, उसको बचाने के लिए, उसकी छवि को बचाने के लिए वो हम कर रहे हैं। राज्यपाल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी मिले और उन्होंने मांग की है कि सूर्या हांसदा के केस में सीबीआई जांच की जाए। लेकिन जिस तरह से सीएम का कल जो स्टेटमेंट आया, तो हमें ये लग गया कि अब सीएम के सामने गुहार लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीएम ने भी कह दिया कि ये प्रदर्शन जो है उनको फर्जी एक तरह से करार दे दिया। इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के एक प्रतिनिधि का सीधा साधा नाम आ रहा है, और जहां पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का नाम आ जाए तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पुलिस है, प्रशासन, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप पहले कह रहे हैं कि आदिवासी बीमार है, उनको हम हॉस्पिटल देंगे, फिर उनकी जमीन छीन रहे हैं, जमीन छीनने के बाद में बेरोजगार हो जाएंगे, पैसे नहीं रहेंगे। छात्र सड़क पर उतरे तो कहा गया कि भाजपा ने इनको फंड कर दिया है। आदिवासी सड़क पर उतर रहे हैं तो भाजपा ने इनको फंड कर लिया है। महिलाएं उतरी तो भाजपा ने इनको फंड कर दिया है। नई बिल्डिंग को लेकर के इतना ज्यादा ऑब्सेशन, इतना ज्यादा एक बिल्डिंग बनाने को लेकर के जो आप डेस्परेट दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कमीशन खोरी का खेल होने वाला है। उस लैंड को ढूंढिए जो बंजर है, जहां पर फर्टिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। और रांची के आसपास बहुत सारे नेताओं ने भी ऑफर किया कि जमीन यहाँ पर खाली पड़ी है, आप यहाँ पर लाके ले सकते हैं, लेकिन ये लगातार उसमें पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप किसी को बोलेंगे साहेबगंज से रिम्स आओ, तो उसके लिए आना भी बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति मतलब कई बार आता है कि खटिया के ऊपर में बैठ करके खाट में उसको ले जाया जा रहा है, तो ऐसे गरीब आदमी के लिए रांची आना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य मंत्री अगर इसको स्वास्थ्य में सही में चिंता है, तो खरसावां में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो बिल्डिंग पड़ी हुई है, वो उसको पूरा करेगा। कोडरमा के मेडिकल कॉलेज को पूरा करेगा। सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि आदिवासियों की आवाज को दबाया जाएगा, और जो भी उनके लिए बोलेगा उनकी आवाज को भी दबाया जाएगा। फिर चाहे उसके लिए रात के अंधेरे में किसी पत्रकार को गिरफ्तार करना पड़े, या फिर किसी लीडर को हाउस अरेस्ट करना पड़े, या फिर किसी क्रांतिकारी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारना पड़े एनकाउंटर में, वो ये सरकार करेगी, लेकिन किसी तरह से आदिवासियों की आवाज को ऊपर आने नहीं देगी। झारखंड के दो सबसे प्रमुख मुद्दे यानी कि सूर्या हांसदा का मामला और नगड़ी में रिम्स 2 बनाने का मामला लगातार जोर पकड़ रहा है। लोकतंत्र 19 इस मुद्दे पर लगातार मुखर है। अब भाजपा भी इस मुद्दे को लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। विधानसभा तक ये मामला पहुंचा, लगातार एक्शन मोड में है। इस पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। इन सब के बीच आज भाजपा के 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और एक लेटर सौंपा है सूर्या हांसदा का एनकाउंटर जो हुआ उस मामले में और नगड़ी के मामले में। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। जानते हैं क्या मांग है, क्या लेटर में क्या कहा गया है। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार अजय शाह। जोहार। देखिए, सूर्या हांसदा का जो मामला था, लगातार उस मामले को हम उठा रहे हैं, आपका चैनल भी उठा रहा है। और भाजपा की तरफ से जो कुछ भी हो सकता है, एक आदिवासी जो नेता, उसको बचाने के लिए, उसकी छवि को बचाने के लिए वो हम कर रहे हैं। फिर चाहे राज्यसभा में हमारे जो सांसद आदित्य साहू, जिन्होंने इस बात को उठाया, उसके बाद भाजपा ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई, फैक्ट फाइंडिंग टीम को बना करके भेजा, और उसके बाद भाजपा ने लगातार जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बना करके जो चीज़ें सामने आई है, उसको देख करके यही लग रहा है कि साफ साफ एक आदिवासी नेता जो कि आदिवासियों की आवाज़ को उठा रहा था, जो लगातार आदिवासियों की ज़मीन जो छीनी आ रही थी उसके खिलाफ बोल रहा था, जो वहाँ पर पहाड़िया लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनका शोषण किया जा रहा था, उसके खिलाफ बोल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको फंसाने के मामले से, उसकी छवि को खराब करने के उद्देश्य उस व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया गया। अब भाजपा बार बार इस बात को कह रही है कि जो सूर्या हांसदा के ऊपर जो पॉलिटिकल केसेस थे, वो असल में राजनीतिक से प्रेरित थे, इसलिए हम उसको पॉलिटिकल केसेस भी कह रहे हैं, क्योंकि वो जितने मामले थे, सारे के सारे मामले उन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए थे जिसको लेकर के सूर्या हांसदा लगातार मुखर थे। और इसलिए राज्यपाल से हमने आज ये मांग की है। राज्यपाल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी मिले और उन्होंने मांग की है कि सूर्या हांसदा के केस में सीबीआई जांच की जाए। इसलिए की जाए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के एक प्रतिनिधि का सीधा साधा नाम आ रहा है, और जहां पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का नाम आ जाए तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पुलिस है, प्रशासन, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसलिए हमने ये मांग की है कि हम जो है सूर्या हांसदा केस को, हम यहाँ का जो सिविल पुलिस है उससे जाँच नहीं चाहते, हम यहाँ पर सीआईडी से जांच नहीं चाहते। इसकी जांच जो है एक्सटर्नल पुलिस एजेंसी यानी कि सीबीआई के तहत होनी चाहिए, तभी सच्चाई जनता के सामने जो वो आएगी। नगड़ी मामले में क्या मांग की गई है? देखिए, नगड़ी मामले में बहुत हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। सबसे पहली बात तो लगातार जो है हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासियों का जो शोषण करने वाला, मतलब जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज़ को दबाया जा रहा है।
और देखिए अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से गुरुजी के जो विचार थे, आदर्श थे, उससे भटक चुकी है। आप देख सकते हैं कि पिछले जब से गुरुजी हमें छोड़ कर के गए हैं, तब से उनके विचारों पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उनके जितने भी विचार हैं, उनमें से बहुत एक प्रमुख विचार उनका ये था कि जो शराब है, नशा है, उसी से आदिवासियों का शोषण होता है। गुरुजी ने हमेशा शराब को जो है शोषण का प्रतीक माना। लेकिन अगर आप आज अखबार देखेंगे, कल का अखबार खोलिए, पहले का अखबार खोलिए, यानी लगातार 2 चीज़ इस अखबार में देखने को मिल रही है। एक तरफ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए। अब दूसरी तरफ बगल के कॉलम में आप देखेंगे तो शराब के रेट ये हैं, पूरे के पूरे झारखंड को शराब कारोबारियों का अड्डा बना दिया गया। दूसरा जो गुरुजी का विचार हमेशा था, वो था कि आदिवासियों की जो ज़मीन है उसको सुरक्षित करना, उसको बचाना, जो भी शोषण करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो रिम्स 2 का मामला है, रिम्स 2 के मामले में सरकार ने कहा कि हम जो ट्राइबल्स हैं उनके ज़मीन को हम लेंगे, छीन लेंगे नगड़ी में। अब हमारा स्टैंड जो है, हमने जो राज्यपाल के सामने बातें रखी है, हमने सबसे पहले ये कहा है कि जिन ज़मीन को आप लेने की बात कर रहे हैं, उस ज़मीन का एक्विजिशन आज तक कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 6 दशक पहले हमने इसका एक्विजिशन कर लिया। लेकिन हमने इस पे ये ग्राउंड रखा कि अगर आप कह रहे हैं कि 6 दशक पहले इसका एक्विजिशन किया भी गया, तो 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, उसमें साफ-साफ कहा गया था कि जिस लैंड को 2013 से पहले सरकार ने एक्वायर कर लिया है और एक्वायर करने के बाद में वहाँ पर कोई काम शुरुआत नहीं हुआ है या फिर एक्विजिशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, तो एक्विजिशन का पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन नगड़ी के मामले में ऐसा कोई भी एक्विजिशन का प्रोसेस नहीं हुआ, ना उनको कोई कॉम्पनसेशन दिया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि बिना एक्विजिशन के, बिना उनको मुआवजा दिए, कॉम्पनसेशन दिए, आप उनकी ज़मीन को नहीं ले सकते हैं। तीसरा हमारा आर्गुमेंट ये है कि जिस ज़मीन पे सरकार की नज़र है, वो उपजाऊ ज़मीन है, उस लैंड में अपनी फर्टिलिटी है। तो अगर आपको एक हॉस्पिटल खोलना है, बिल्डिंग बनाना है, तो आप उस लैंड को ढूंढिए जो बंजर है, जहाँ पर फर्टिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। और रांची के आसपास बहुत सारे नेताओं ने भी ऑफर किया कि ज़मीन यहाँ पर खाली पड़ी है, आप यहाँ पर ला ले सकते हैं, लेकिन ये लगातार उसमें पीछे पड़े हुए हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि हम गुरुजी की बात करें, पर गुरुजी के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी ने कल विधानसभा में जिस तरीके से आदिवासियों की आवाज़ को एक लाइन में यह करके रिजेक्ट कर दिया कि भाजपा ने इनको प्रायोजित किया है या इन्होंने पैसे दे करके जो है ये सारा का सारा प्रदर्शन किया है, ये बहुत ही अफसोसजनक है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कम इस तरह के स्टेटमेंट की हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। अब तक हमें ये लग रहा था कि इसमें इरफान अंसारी का कोई निजी स्वार्थ है, इरफान अंसारी पूरे इस गेम के पीछे है। लेकिन जिस तरह से सीएम का कल जो स्टेटमेंट आया, तो हमें ये लग गया कि अब सीएम के सामने गुहार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सीएम ने भी कह दिया कि ये प्रदर्शन जो है उनको फर्जी एक तरह से करार दे दिया। इसलिए हमने राज्यपाल से आज गुहार लगाई कि आप इस मामले में जो ज़मीन ले रहे हैं, इसको रद्द किया जाए। और हम बार बार कह रहे हैं, बार बार सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि रिम्स 2 बनाने के हम विरोध में हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी झारखंड में स्वास्थ्य में लेकर के जो ऑब्जर्वेशन आए, चाहे हाईकोर्ट की हम बात करें, हम सीएजी रिपोर्ट की बात करें, हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, अगर सारे रिपोर्ट्स का आप समेशन देखेंगे तो झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमी है, वो कमी है यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ की कमी है, हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टूटा फूटा है। कुछ पेंडिंग हॉस्पिटल, जैसे कि खरसावां में एक हॉस्पिटल बन रहा है जो कि पिछले 10 सालों से काम पेंडिंग है उसका। कोडरमा में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो भी पेंडिंग है। एमजीएम में आग लग गई थी। तो सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। किसी भी कमेटी की रिपोर्ट ने आज तक ये नहीं कहा कि एक नए बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो आप नई बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं। अब मैं आपको एक और कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। वर्तमान में दिल्ली में भी सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, वहाँ पर उन्होंने कई सारे हॉस्पिटल्स बनाए, पर अब मालूम चल रहा है कि हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा घपला घोटाला जो है वो दिल्ली में हुआ है। और सौरभ भारद्वाज के पीछे लगातार ईडी की टीम जो है नए नए खुलासे कर रही है। झारखंड में भी हमारा एलिगेशन है कि नई बिल्डिंग को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इतना ज़्यादा एक बिल्डिंग बनाने को लेकर के जो आप डेस्परेट दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कमीशन खोरी का खेल होने वाला है। और जैसे पहले दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, फिर झारखंड में शराब घोटाला देखने को मिला, ठीक उसी तरह जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का जो घोटाला है पहले दिल्ली में देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में झारखंड में भी ऐसा घोटाला करने की तैयारी है। लेकिन अगर सरकार की जिद है कि नहीं भाई हमें रिम्स 2 बनाना ही है, तो आप रिम्स 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, लेकिन उन जगह पर बनाइए जहां पर कंसेंसस है। आप पहले कह रहे हैं कि आदिवासी बीमार है, उनको हम हॉस्पिटल देंगे,
फिर उनकी ज़मीन छीन रहे हैं, ज़मीन छीनने के बाद में बेरोजगार हो जाएंगे, पैसे नहीं रहेंगे, वो हो सकता है बीमार हो जाए, कुछ क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए, और फिर आप उनको कहेंगे कि ये लीजिए मैं आपको एक हॉस्पिटल दे रहा हूँ आपको सारा रोजगार देने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक विशियस साइकिल में आदिवासियों को फंसाना चाहती है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, और बाबुल मरांडी जी ने भी आज भी इस बात को कहा है कि जो सरकार बार बार आदिवासियों का हितैषी होने का नाटक कर रही है, हिमायती होने का नाटक कर रही है, उस सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जाएगा, और जो भी उनके लिए बोलेगा उनकी आवाज़ को भी दबाया जाएगा। फिर चाहे उसके लिए रात के अंधेरे में किसी पत्रकार को गिरफ्तार करना पड़े, या फिर किसी लीडर को हाउस अरेस्ट करना पड़े, या फिर किसी क्रांतिकारी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारना पड़े एनकाउंटर में, वो ये सरकार करेगी, लेकिन किसी तरह से आदिवासियों की आवाज़ को ऊपर आने नहीं देगी। जिस तरह से सरकार ये कह रही है, और हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के पटल पर ये बिल्कुल साफ तौर से कह रहे हैं कि नगड़ी में जो प्रदर्शन हो रहा है वो भाजपा द्वारा फंडेड है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो साल 2013 में जो शिबू सोरेन ने नगड़ी के समर्थन में आंदोलन किया था, वो भी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी द्वारा फंडेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि गुरु जी का पूरा जीवन आप देखेंगे, गुरुजी जब से गुरुजी का देहांत हुआ है तब से अखबारों में लगातार गुरुजी के विचारों पर चर्चा हो रही है, और उनके विचार आप उठा करके देख लीजिए और वर्तमान सरकार को देख लीजिए, वर्तमान सरकार उनके विचारों से पूरी तरह से भटक गई है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा। सीएजी ने यह कहा कि रांची के अंदर में जितने ट्राइबल लैंड है, जो आदिवासियों की ज़मीनें थी, कई ज़मीनें जो है नॉन आदिवासी में कन्वर्ट हो गया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, एक नया वर्ड डाल दिया गया सीएनटी फ्री। सीएनटी फ्री जैसा कुछ नहीं होता, सीएनटी है तो हमेशा सीएनटी रहेगा, लेकिन रांची में आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों में कन्वर्ट किया गया। सीएजी ने कहा कि हम इस पूरे मामले का ऑडिट करेंगे कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे खेल हुआ, क्या इसमें टेक्निकल पहलू, इसको ऑडिट करेंगे। तो कायदे से सरकार को कहना चाहिए कि आप ऑडिट कीजिए, अच्छी बात है कि हमारे सामने है कम से कम कि ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ है। लेकिन मज़े की बात है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जिसको लीड मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं, उन्होंने सीएजी को ऑडिट करने से मना कर दिया। यानी अगर ज़मीन का जांच हो रहा है, उसमें कोई एजेंसी कह रही कि हम ऑडिट करेंगे, और आप कह रहे कि इसका ऑडिट हम नहीं करने देंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ झाला यहाँ पर आए। आज भी बाबुल मरांडी जी ने एक पोस्ट किया जिसमें बाबुल मरांडी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि रात के अंधेरे में एक्साइज डिपार्टमेंट, उत्पाद विभाग से ट्रक भर के फाइलें एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो ले गया है। यानी कहीं ना कहीं झारखंड में सबसे पहले तो शराब का घोटाला हुआ, और उस शराब घोटाले को बचाने के लिए, छिपाने के लिए, जनता से दूर रखने के लिए एक और घोटाला हो रहा है। वह घोटाला है फर्जी अधिकारियों को फंसाना, या फिर जो दोषी अधिकारी हो उनको बचाना, और किसी तरीके से पूरे के पूरे शराब घोटाले में का ठीकरा किसी एक अधिकारी पे फोड़ना, और सरकार के जो रूलिंग एलिट्स है, जो मिनिस्टर है, या फिर मुख्यमंत्री खुद ही क्यों ना बोले, क्योंकि उत्पाद विभाग उन्हीं के अंडर काफ़ी लंबे समय तक रहा, कहीं ना कहीं उनको बचाने की ये तैयारी है। सो हमारा कहने का ये मतलब है कि जो पार्टी गुरुजी के, जिन्होंने नशे के खिलाफ इतना बड़ा अभियान छेड़ा, और आज उन्होंने झारखंड में शराब को पूरे देश विदेश के शराब कारोबारियों का अड्डा बना दिया, ज़मीन की भारी लूट हो रही है, तो उस पार्टी से अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि जब भी कोई आदिवासी आवाज़ उठाएगा तो उसको बोल दिया जाएगा कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है। और सिर्फ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, छात्र सड़क पर उतरे तो कहा गया कि भाजपा ने इनको फंड कर दिया है, आदिवासी सड़क पर उतर रहे हैं तो भाजपा ने इनको फंड कर लिया है, महिलाएं उतरी तो भाजपा ने इनको फंड कर दिया है। अरे भाई ठीक है, हम फंड किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो विपक्ष के तौर पर हमारी भी जिम्मेवारी है कि अगर वो जेन्युइन मुद्दा उठा रहा है तो हम उसका साथ दें। इसलिए नगड़ी के मुद्दे में बाबुल मरांडी जी खुद वहाँ पर गए, चंपाई सोरेन जी भी ने भी वहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। आप लोगों ने भी इस पर आंदोलन छेड़ा, और कहीं से भी अगर आप किसी भी मतलब लोगों का आप उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर जिन्होंने उसको देखा, विटनेस किया, मैं पर्सनली नहीं गया था, लेकिन जो विजुअल्स वहाँ पर सामने आए हैं, साफ साफ देख करके लग रहा है कि नगड़ी में आदिवासियों के अंदर में ज़बरदस्त उबाल है, ज़बरदस्त गुस्सा है। और जो उनका गुस्सा इस समय और बढ़ गया कि लोग अपनी बात लेकर के मुख्यमंत्री या फिर सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमारी ज़मीनें छीने जा रही है। तो एक तरफ अगर वो गुहार लगा रहे तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि आप उनकी बात को आकर के सुने, भाई आपकी समस्या क्या, प्रॉब्लम क्या, आप क्यों नहीं ज़मीन देना चाह रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर में 144 लगा देना,
उनको गिरफ्तार कर लेना, उनके ऊपर में लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर में आंसू गैस के गोले छोड़ना। इतना होने के बाद में कम से कम हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बयान आएगा, एक संवेदनशील बयान आएगा कि हाँ, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज गलत हुआ, हम इसकी जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बयान आना कि वो प्रदर्शनकारी जो है प्रायोजित है, फंडेड है, पैसे लेकर के वो ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जले पर और नमक छिड़कने की बात हो गई। यानी कि जो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके साथ में मुख्यमंत्री जी थोड़ी संवेदना प्रकट करेंगे, संवेदना प्रकट करना तो दूर की बात है, उनके खिलाफ एक नफरत का भाव जो उनके मुंह से निकला है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी आदिवासी समाज जो है इसका बहुत ही समझिए कि रिजल्ट बुरा होगा, या फिर उनके अंदर जो रोष है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। नगड़ी के मामले में जैसा कि हमने बहुत से ऐसे वीडियो अभी तक किए हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत से सुझाव आ रहे हैं कि झारखंड में कहीं भी बनाया जा सकता है रिम्स 2, जहाँ पर ज़रूरत है, केवल रांची ही क्यों बल्कि कहीं भी बन सकता है। हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में भी बन सकता है, वहाँ पर भी बनाया जा सकता है, दूसरे जगहों पे भी बन सकती है, लेकिन नगड़ी में ही क्यों सरकार अपना ध्यान आकृष्ट किए हुई है, नज़र गड़ाए रखी है? आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार की तरफ से, इरफान अंसारी की तरफ से लॉजिक बार बार रिम्स 2 का यही आ रहा है कि जो वर्तमान में रिम्स हॉस्पिटल चल रहा है वो काफ़ी ओवरबर्डन्ड है, यही उनका लॉजिक है। लेकिन इस ओवरबर्डन जो वर्ड है, अगर इसको आप डिकोड करेंगे तो आप पाएंगे कि रिम्स अस्पताल में जब भी ऐसी खबरें आती है कि कोई बच्चा अस्पताल में मर गया, या फिर एक बार खबर आई थी कि लिफ्ट में किसी पेशेंट की मौत हो गई, कई बार खबर आएगी कि उसको रजिस्ट्रेशन तक नहीं होने दिया, उसकी मौत हो गई। मैं आपको ये दावा करके कह रहा हूँ कि आप अखबार उठा करके देख लीजिए, जितने भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, वो सब के सब पेशेंट्स रांची के बाहर के होते हैं, मेजॉरिटी। यानी कोई गुमला से आता है रिम्स एडमिट होने, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई लोहरदगा से आ रहा है, पलामू से आ रहा है, चाईबासा से आ रहा है, सिमडेगा से आ रहा है। तो कहने का ये मतलब कि अस्पतालों की ज़रूरत झारखंड के इंटीरियर एरियाज़ में ज़्यादा है। यानी कि अगर 1000 करोड़ हॉस्पिटल की हम बात करें, रिम्स का बजट कितना है? 1000 करोड़ का है। अगर 1000 करोड़ को हम सभी प्रमंडल में बांट दें तो एक प्रमंडल में लगभग 250 करोड़ का हॉस्पिटल एक बन सकता है। 250 करोड़ का हॉस्पिटल का मतलब हो गया वो इतना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। ये जो यहाँ के मंत्री बार बार दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, वहाँ जैसे हॉस्पिटल से, उन हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल 250 करोड़ का हॉस्पिटल बन सकता है। मैंने जो मेडिकल में जो मेरे दोस्त वगैरह उनसे मैंने पूछा तो मालूम चला एक अच्छा हॉस्पिटल जो लोग जो शहर में बोलते हैं वो 10 से 25 करोड़ तक के बजट में बन जाता है। यानी कि अगर आप रिम्स 2 के बजट को बाइफरकेट कर दे तो झारखंड के हर जिले में 25 से 40 करोड़ का हॉस्पिटल अच्छा बन सकता है। अब ये जनता के विवेक पे मैं छोड़ता हूँ, वो डिसाइड करे कि वो चाहते कि झारखंड के हर जिले में लगभग 40 करोड़ का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, या रांची में एक जगह में किसी की ज़मीन छीन करके 1000 करोड़ का हॉस्पिटल बने, वो क्या चाहते हैं। और सिर्फ बात हॉस्पिटल की नहीं, क्योंकि क्या है कि अगर जो यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर आप किसी को बोलेंगे साहेबगंज से रिम्स आओ, तो उसके लिए आना भी बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति मतलब कई बार आता है कि खटिया के ऊपर में बैठ करके खाट में उसको ले जाया जा रहा है, तो ऐसे गरीब आदमी के लिए रांची आना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रांची आके आपको सिर्फ हॉस्पिटल में दिखाना का काम नहीं होता। रांची कोई आएगा तो रांची में पेशेंट के साथ में उसके परिजन आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था है, होटल है, बहुत सारा के तमाम खर्चे हैं। तो अगर हॉस्पिटल को डिसेंट्रलाइज किया जाए, मैं तो कहता हूँ कि वर्तमान सरकार अपने ही सहयोगी से कम लेसन ले ले, तमिलनाडु से लेसन ले ले, तेलंगाना में इनकी सरकार है वहाँ से लेसन ले ले। इन भी जगहों पर पूरा का पूरा हॉस्पिटल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया। और हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि इरफान अंसारी को एक हॉस्पिटल बनाने में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट उसको है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो कमीशन आएगा, कमीशन से ज़्यादा बड़ा कोई इंटरेस्ट को नहीं है। कई लोग मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कमीशन तो बाकी जिलों में भी आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक प्लेयर से टेंडर की अपसेटिंग करना बहुत आसान होता है। 24 जिलों में 24 प्लेयर अपसेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात इनको भी मालूम है कि एक जगह 1000 करोड़ का हॉस्पिटल बनाएगा, और यह भी 1000 करोड़ कह रहे हैं। ये उस हॉस्पिटल का बजट 1000 करोड़ के बाद बनते बनते आप देखिएगा, आप मेरा इंटरव्यू नोट करके लीजिए, हॉस्पिटल का बजट ये 1500 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। और उसमें कमीशन खोरी का पूरा खेल जो है वो चलने वाला है। यानी इनके पीछे हॉस्पिटल खोलने की मंशा कभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी मंशा होती तो ये पहले वर्तमान में जो हॉस्पिटल चल रहे हैं जो नहीं खोले गए, कोई भी एक प्रूडेंट सीएम, कोई भी एक प्रूडेंट विजडम वाला स्वास्थ्य मंत्री अगर इसको स्वास्थ्य में सही में चिंता है
तो खरसावां में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो बिल्डिंग पड़ी हुई है, वो उसको पूरा करेगा। कोडरमा के मेडिकल कॉलेज को पूरा करेगा। कुछ नहीं तो नरेंद्र मोदी के मॉडल को ही अपना ले। आज तक हमारे देश में एक ही एम्स था, दिल्ली में। अगर मोदी जी की सरकार आने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया होता तो उसी एम्स को 1 लाख करोड़ का बना सकते थे। दिल्ली में ही एम्स बनता, और उन्होंने फैसला किया कि नहीं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को किया जाए। यानी दिल्ली के अलावा एक एम्स देवघर में भी बने, एक एम्स दरभंगा में बने, एक एम्स नागपुर में बने, एक एम्स पटना में बने। आज एम्स पूरे के पूरे इंडिया में डिसेंट्रलाइज हो चुका है। आज जाहिर सी बात है, आप जाएंगे, आप रायपुर जाकर के देखिए तो छत्तीसगढ़ में लोगों को कुछ परेशानी होती है तो जो लोग पहले दिल्ली जाया करते वो अब रायपुर के एम्स में जा रहे हैं। धीरे धीरे देवघर का जो एम्स है वो भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम ले रहा है। आने वाले समय में झारखंड के ज़्यादातर लोग देवघर एम्स जाएंगे, दिल्ली एम्स नहीं जाने वाले। यानी ये सिस्टम का मॉडल क्या है? बिल्कुल हेल्थ सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना, और ये हर कंट्रीज कर रही है, हर स्टेट कर रहा है, हर डिपार्टमेंट कर रहा है। सिर्फ यहाँ पर ये उल्टी गंगा बह रही है कि जहाँ पर पूरे के पूरे प्रदेश का जो हेल्थ का बजट है उसको उठा करके रांची में डंप कर दो। तो इसलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं, इतना डेस्परेशन जो है वो कहीं ना कहीं किसी मैलाफाइड इंटेंशन से ही जो है आ रहा है आपके पास में। जो इतना खर्च आने वाला है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर नगड़ी में रिम्स 2 बन भी जाता है तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो मंत्री विधायक बड़े बड़े हैं वो लोग यहीं पर आकर के इलाज कराएंगे? अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर ही बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अभी तो कल ही का मामला है, हफीजुल अंसारी को ये भर्ती करना पड़ा और आज उन्हें एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम भेज दिया गया है। अगर अपने ही राज्य में अस्पताल हो, अगर बेहतर सुविधा हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इमरजेंसी के मामले में खास तौर से। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये सिर्फ मंत्री की बातें नहीं है। अगर आप मंत्री लोगों का देखें, या फिर आप अधिकारी का देखें, या फिर रांची में जो रिच क्लास है, जो अमीर वर्ग है, वो वर्ग भी सारे के सारे इलाज कराने के लिए हमेशा झारखंड के बाहर जाते हैं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। आपने जो ये कहा कि इससे हम एक और ये कर सकते हैं, जैसे कि आप बाहर के हॉस्पिटल्स की अगर आप देखें, बात करें, जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान में यहाँ के जितने मिनिस्टर्स जो दिल्ली गए हुए हैं, आप देखिए जितने मिनिस्टर्स दिल्ली गए हैं वो जिन हॉस्पिटल्स में एडमिट है सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। कोई गंगाराम में एडमिट है, कोई अपोलो में एडमिट है, कोई मेदांता में एडमिट है। यहाँ से कुछ मिनिस्टर्स हैदराबाद भी जाएंगे तो वहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होंगे, या चेन्नई भी जाएंगे तो वहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होंगे। यानी कि अगर झारखंड की सरकार एक लैंड, स्मार्ट सिटी में अपोलो हॉस्पिटल को लैंड दिया गया है, पर हमारी जानकारी में अपोलो को लैंड देने के बाद में, एमओयू करने के बाद में, उसका काम 2-3 सालों से फाइल उसकी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अगर झारखंड सरकार प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को भी ज़मीनें मुहैया कराएं और वहाँ पर वो हॉस्पिटल बनाए, जैसा कि दिल्ली में भी कई हॉस्पिटल में ये इसको लागू किया गया है, महाराष्ट्र में भी ये मॉडल लागू है। मॉडल क्या है कि अगर सरकार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़मीन देती है तो सरकार फिर ये तय करती है कि लगभग 30% 40% अपना जो हॉस्पिटल का वो बेड है वो रिजर्व रखेगा गरीब लोगों के लिए, जैसा कि राइट टू एजुकेशन में होता है। तो अगर सरकार यहाँ पर ज़मीन बिना किसी विवाद के, बंजर ज़मीन, खाली ज़मीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मुहैया कराएगी तो ना तो सरकार को पैसा कोई लगाना पड़ेगा, ना सरकार को उसके मेंटेनेंस में, क्योंकि केवल हॉस्पिटल बनाना नहीं, 1000 करोड़ के हॉस्पिटल के बाद में हर साल करोड़ों रुपये का मेंटेनेंस भी वहाँ पर बाकी है। और मेंटेनेंस के बाद में रेगुलेशन मैनेजमेंट। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा कि चूंकि नए रिम्स 2 की बात हमेशा हो रही है, अभी वर्तमान में रिम्स का जो केस है वो हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। रिम्स के डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में ये बाकायदा एफिडेविट के साथ में, शपथ पत्र के साथ में कहा है कि हमारे हॉस्पिटल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स है, वो आने में देरी की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी के पास जो हमने फाइलें भेजी है, उस फाइल में, किसी फाइल में 60 दिन, किसी फाइल में 90 दिन, किसी फाइल में 30 दिन, यानी वो पूरा का पूरा फाइल अपने पास लेकर के बैठते हैं। अब इरफान अंसारी जो कि 24 घंटे रील बनाते रहते हैं, वो इतने बिजी नहीं है कि रिम्स का फाइल साइन करने में उन्हें 3-3 महीने लग जाए। रिम्स के फाइल को साइन करने में 3 महीने इसलिए लगते हैं ताकि अपने मनचाहे वेंडर को चुन लिया जाए, अपना मनचाहा जो कमीशन है उसको वहाँ से उठा लिया जाए। इसी वजह से फाइलों को साइन करने में उनको इतना समय लगता है। यानी फिर से वही बात आ गई कि नई बिल्डिंग पे पूरा का पूरा झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर आप डाइवर्ट कर देंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो वाकई में ग्राउंड पे चीज़ें करनी चाहिए, अगर उसको करेंगे तभी जाकर के स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक भी होगी, और जाहिर सी बात, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी तो इस सरकार को उससे जो लाभ होने वाला है।
अब आते हैं सूर्या हांसदा के मामले पर। झामुमो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में अभी हेमलाल मुर्मू जो है उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी और फिर से ये साबित करने की कोशिश की कि सूर्या हांसदा एक बड़ा और कुख्यात अपराधी था। लेकिन सवाल तो ये नहीं है कि वो अपराधी था या नहीं था, सवाल तो एनकाउंटर के तरीके पर है। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में 130th अमेंडमेंट किया है, जिसकी तैयारी भी चल रही है, उसमें कहा गया है कि जो मंत्री या चीफ मिनिस्टर 30 दिन तक जेल में रहेगा तो उसको अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा। उसमें इनका आर्गुमेंट क्या आ रहा है कि कोर्ट में तो साबित नहीं हुआ है, तो आप कैसे उसका पद छीन लेंगे। यानी वहाँ जब नेताओं पे बात आएगी, इनकी खुद की बात आएगी, तो कहेंगे कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, और जब सूर्या हांसदा की बात आएगी तो सिर्फ एलिगेशन पे ही उसको अपराधी साबित कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि सूर्या हांसदा के ऊपर में जितने केसेस हुए हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है 24 केसेस हुए हैं। 24 केसेस में से 15 केसेस में सूर्या हांसदा बरी हो चुके हैं। उसमें से 4 या 5 केस ऐसे हैं जिनमें उनको बेल मिल चुकी थी, और बाकी केसेस या फिर जो प्रीवियस केसेस को अगर आप मिलाएंगे तो सारे के सारे केसेस जो है पॉलिटिकल केसेस थे। देखिए, हमारे देश में इनकाउंटर होते आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी इनकाउंटर होते हैं, झारखंड में भी कई बार इनकाउंटर हुए हैं, लेकिन इनकाउंटर जब होता है तो इनकाउंटर जिनका हुआ है वो व्यक्ति उस लेवल का क्रिमिनल अगर हो तो हम भी इसका समर्थन करते हैं, ठीक है कि क्रिमिनल एलिमेंट्स को इनकाउंटर से हटाया जाना चाहिए, या पुलिस के पास भी अपना एक सेल्फ डिफेंस का राइट होता है। लेकिन सूर्या हांसदा के केस में अगर तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे, सबसे पहली कड़ी कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का ओपनली पब्लिक में कहना कि जो लोग इस तरह से विरोध करेंगे उनका पुलिस अंजाम भुगतना पड़ेगा, और उसके कुछ दिन बाद इनकाउंटर हो जाना। सूर्या हांसदा के मर्डर के बाद में मर्डर वर्ड ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। इनकाउंटर जिनको जो ये कह रहे हैं फेक इनकाउंटर के बाद में मेडिकल जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में जिस तरीके का टेक्निकल एरर लाना, या फिर इनकाउंटर के तुरंत बाद जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का गाइडलाइंस है कि तुरंत FIR होकर के कम से कम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होना। और सबसे बड़ी बात कि सूर्या हांसदा का क्रिमिनल जो बैकग्राउंड ये बता रहे हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड में ये क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है कि सूर्या हांसदा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था या कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। सूर्या हांसदा के ऊपर में जो एलिगेशंस लगे हैं वो एलिगेशन लगे हैं कि खनन का विरोध किया तो उसके ऊपर में केस डाल दिया गया, कभी किसी आदिवासी बच्ची का शोषण हो रहा विरोध किया तो उनके ऊपर केस डाल दिया गया। यानी इनके डेफिनेशन से अगर हम चले तो नगड़ी में जितने लोगों ने, आदिवासियों ने प्रदर्शन किया, सबके सब जो है अपराधी हो गए, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल केसेस कर दिया और उनको अपराधी घोषित कर दिया। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर इनके नेता, इनका पूरा का पूरा फोकस ये दिखाना है कि सूर्या हांसदा क्रिमिनल था। अगर 0.01% इनकी बात भी मान ले कि ठीक है सूर्या हांसदा के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया वो इनकाउंटर हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगा, और हम इसलिए मांग कर रहे हैं। और अगर इनको लगता है, जो ये बार बार कह रहे कि इनकाउंटर जेन्युइन था, पुलिस मजबूर थी, अगर सच में इनको ऐसा लगता है तो ये जांच से डर क्यों रहे हैं। आप एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से एक इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, आप CBI को केस दे दीजिए, हम इस बात को मान लेंगे, क्योंकि हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से तो मांग नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि झारखंड में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ही नहीं है। अब आप ये सोचिए, ये मामला नेशनल ह्यूमन राइट्स तक पहुंच गया है। आप ये समझिए कि जिस राज्य में आदिवासियों का इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस होते हैं, वहाँ पर आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन को डिफंड करके रखा है, और आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी है। तो हम किस बात को माने? हम आपके भाषण को माने कि जहाँ पर बार बार आप कहते हैं कि अब आदिवासियों की सरकार है, अब वह सरकार है, या फिर हम आपका मूल्यांकन जो है आपके कार्यों से करें? तो हम आपका मूल्यांकन आपके कार्यों से कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी में चाहे पैसा की बात करें, सूर्या हांसदा की हत्या की बात करें, रिम्स 2 की बात करें, हम आपका मूल्यांकन उससे करेंगे, ना कि आपके भाषणों से हम इसका जो है मूल्यांकन करेंगे। और फिर से वही बात हम दोहरा रहे हैं कि गुरु जी के नाम का जय जयकारा लगाने से अच्छा है गुरु जी के विचारों पर चलना। अगर आप उनके विचारों पर चलेंगे तो यही गुरु जी के लिए असली भारत रत्न जो है वो है। तो हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय शाह जी थे। काफ़ी देर इन्होंने हमसे सूर्या हांसदा के मामले में और नगड़ी विवाद के बारे में विस्तार से बात की। खैर, अब आपके इस वीडियो पर, इस पूरे इंटरव्यू पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर साझा करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।